गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया था वो वाला। आज हम हमारी यूनिट सेकंड जो है पार्ट फर्स्ट की सेकंड इकाई का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका राजनीतिक समाजीकरण, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें ये बताया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे जो राज्य थे उनके अध्ययन के लिए नई नई अवधारणाएं जो हैं उनका विकास हुआ था। और 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था कि व्यवहारवादी क्रांति जब हुई थी तो उसमें अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर जोर दिया गया था। अंतः अनुशासनात्मक उपागम का तात्पर्य ये है कि समाज विज्ञान के अंदर जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को एक साथ संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। या जब जो सामाजिक विज्ञान है उनके अंदर हर विषय को एक दूसरे से संबंधित करके अध्ययन किया गया, इसको अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी अनेक विषय जो हैं उनकी अवधारणाएं जो हैं उनको इस विषय के अंदर शामिल किया गया है। तो अगर अपन समाजशास्त्र विषय में देखें तो समाजशास्त्र के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजीकरण। ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, जबकि ये टॉपिक्स जो है ये सोशियोलॉजी के हैं, समाजशास्त्र के टॉपिक हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर ये सबसे फर्स्ट जो है वो उसका ये अर्थ बताया हुआ है कि सामाजीकरण क्या होता है। देखो, सामाजीकरण जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति को समाज में क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या मूल्य हैं, मान्यताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब हम अपनी संस्कृति से अवगत होते हैं राजनीतिक सामाजीकरण के कारण। जैसे आप देखते हैं कि एक परिवार के अंदर बच्चा जो है वो बोलना सीखता है, उसको ये पता चलता है कि अभिवादन का क्या तरीका है, हमारे यहाँ पूजा की क्या पद्धतियाँ होती हैं, कैसा पहनावा है, क्या खान पान है। ये सारी चीज़ें जो है ये सामाजीकरण की श्रेणी में आती हैं। आदि बातों को सीखता है बच्चा, है ना। और ये जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस होता है रीति रिवाज परंपराओं को जानने का, इसको सामाजीकरण कहते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक जीवन, जिस प्रकार से हमारा एक सामाजिक जीवन होता है उसी प्रकार से जो राजनीतिक जीवन है उसमें भी जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको राजनीतिक सामाजीकरण कहते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण जो है उसका विकास होता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसको राजनीतिक सामाजीकरण कहा जाता है। अब देखो, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, वैसे ही राजनीतिक संस्कृति जो है वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इसमें कई बुक्स के भी नेम दे रखे हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। जैसे कि हर्बर्ट साइमन जो है उनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, और उसमें इन्होंने जो संस्कृति है उसके विविध पक्ष जो हैं उन पर प्रकाश डाला था। जो आमंड और पावेल हैं उन्होंने राजनीतिक सामाजीकरण के बारे में कहा है कि राजनीतिक सामाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो राजनीतिक संस्कृति के अंदर प्रवेश करता है, राजनीतिक जो उद्देश्य होते हैं उनके प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। तो ये आपको एज इट इज़ लिखना है, इसकी एक दो परिभाषाएं जो है वो बुक में दे रखी हैं। अब जो इसका मेन टॉपिक आता है वो आता है राजनीतिक सामाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। राजनीतिक सामाजीकरण के साधन, मतलब कि ये जो संस्कृति है इसका जो हस्तांतरण है ये कौन कौन करता है, किसके माध्यम से संस्कृति जो है वो हस्तांतरित होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा परिवार आता है। सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा परिवार। देखो, परिवार जो होता है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है वो मानी जाती है, और इसी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से ही बच्चा जो है वो अपने रीति रिवाजों को, अपनी जो परंपराएं हैं उनको सीखता है।
उसको ये पता चलता है कि हमको कैसे सबके साथ में मिल कर के रहना है, कैसे हमको सहयोग करना है। या कई बार आप देखते हो कि बच्चा जो है वो अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डालने की कोशिश भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सीख करके वो राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता को भी विकसित कर लेता है। जैसे कि अगर आप देखोगे चुनावी अगर अपन एक अनुभव देखें तो परिवार के मुखिया जो हैं वो जिस राजनीतिक पार्टी के समर्थक होते हैं, जिस राजनीतिक दल के समर्थक होते हैं, परिवार के जो अन्य मेंबर्स होते हैं वो भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने परिवार का जो मुखिया है उसको देखते हुए चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं। हर व्यक्ति जो है वो उसी से ही सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जो परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करेगा तो ये ज़्यादातर यही चीज़ होगी कि परिवार के जो अन्य मेंबर हैं वो भी उसी का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इसका वो था परिवार। दूसरी चीज़ जो आती है, दूसरा जो सिखाने वाला माध्यम जो है वो है आपकी शिक्षण संस्थाएं। अब देखो परिवार के अंदर जो चीज़ हमने सीखी है, जो भी अभिवृत्तियां हमने सीखी हैं, जो भी चीज़ें को हमने आत्मसात किया है, शिक्षण संस्थाएं उनको और भी ज़्यादा दृढ़ बना देती हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के जो सहयोगियों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता जब होती है, अब आप देखते हो कि जब बच्चा स्कूल में जाता है नया नया तो उसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। परिवार का जो माहौल होता है और स्कूल का जो माहौल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसको एक अनुशासन के अंदर रहना पड़ता है, स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। समय की उसकी एक सीमा होती है कि भाई इतने बजे उसको आना ही है, इतने बजे जाना है। पहले भूख भी लग रही है तो खाना नहीं खा सकते कि लंच जो है वो इतने बजे ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करना, एक अनुशासन के अंदर रहना, अपने जो उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे आप अनुकूलन बना के रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पर सीखता है बच्चा? शिक्षण संस्था के अंदर सीखता है। अब बालक जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करता जाता है, जैसे जैसे उसकी शिक्षा व्यापक होती जाती है, वैसे वैसे राजनीति के अंदर उसका इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है, राजनीतिक ज्ञान जो है उसका वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन शिक्षण संस्था कैसी है, उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, उसके दोस्त किस प्रकार के हैं उस बच्चे के, या फिर जो उसको शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। क्योंकि देखो शिक्षक जो होता है उसका जो आचरण होता है उससे और अनेक अन्य तरीक़ों से विद्यार्थी जो है वो अपनी विचारधारा को प्रेरित करते हैं। जैसे आज मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, या बीजेपी मेरे लिए बहुत अच्छी है, या मैं कहूँ कि नहीं मोदी ने कुछ नहीं किया, या कांग्रेस पार्टी ज़्यादा अच्छी है, या अन्य कोई दल ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत उससे प्रेरित रहोगे कि अच्छा हाँ ये चीज़ है, मैम ने ये बोली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अध्यापक की जो विचारधारा होती है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, उससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तीसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, ये थर्ड इसका साधन है। इसमें क्या है, देखो राजनीतिक दल जो है वो अपनी नीतियों, विचारधाराओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कई बार आप देखोगे कि लोकतांत्रिक देश जो हैं और जो साम्यवादी या सर्वाधिकारवादी जो देश होते हैं, वहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है। जैसे अगर अपन लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो हमारे यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरी स्वतंत्रता है। अगर साम्यवादी देशों की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर केवल एक ही दल का, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्हीं का शासन है। तो राजनीतिक दल जो है उनकी भूमिका लोकतंत्र में या अधिनायक तंत्र में या साम्यवादी देश के अंदर सब जगह पर अलग अलग होगी। ठीक है, जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं वहाँ पर राजनीतिक दलों की बाहुलता होती है, एक ही राजनीतिक दल नहीं होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुसार सामाजिकरण के लिए स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, इसके अंदर क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर आपके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय दिवस समारोह या जो परेड होती है उनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था या फिर राजनीतिक जो आदर्श हैं उनके प्रति नागरिकों में एक आस्था पैदा की जाती है। ठीक है, और लास्ट जो है वो है जनसंचार के साधन। जनसंचार
के साधन। इसमें क्या है, आधुनिक समय में जो जनसंचार के साधन हैं जैसे समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो है आदि जो है, ये व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाते हैं, उनको एक दिशा देने का कार्य करते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो आजकल ऐसा माना जा रहा है कि जो मीडिया है वो मतलब जो चुनाव होता है वो मीडिया के दफ्तरों से ही लड़ लिए जाते हैं। आप देखोगे कि अलग अलग पार्टियों के जो भी नेता बैठे होते हैं वो इतना डिस्कशन करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं पूरा, तो ये मान लिया गया है आजकल कि जो चुनाव है वो तो मीडिया के दफ्तर से ही लड़ लिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनमत है उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो आपके तत्व हैं या जो ये साधन हैं ये हमारे सामाजिकरण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक प्लस आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।